Hello students, how are you all? Let's start with the civics power sharing. The next topic, accommodation in Belgium. So in the previous topic, we have studied about the accommodation in Sri Lanka, and we have seen that because it was not properly accommodated, it created a tension amongst the communities, which leads to civil war, which leads to destruction in social, cultural, and economic life of Sri Lanka. Now let's move to Belgium accommodation, how Belgium have accommodated. Okay. The Belgium leader took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversity. जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने एक अलग ही रास्ता अपनाया, क्या रास्ता अपनाया? दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ, उन्होंने रीजनल डिफरेंसेस को और कल्चरल डाइवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज किया, समझा, उसके एग्जिस्टेंस को समझा. ठीक है. एंड बिटवीन 1970s एंड 1993, इन मतलब 70 से 93, 70, 80, 90, 20 years and 3 more years, 23 years इनको लगा. They amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. मतलब इतने साल 23 years पहले, हो सकता है पहली बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, उनको लगा होगा कि इसमें कुछ कमी है जिसकी वजह से शायद उन लोग मतलब कोई ना कमी, कोई कम्युनिटी नेग्लेक्ट हो रहा होगा या कुछ कमी लगा होगा. तो इस तरीके से उन्होंने 4 times अमेंडमेंट किया था. अमेंडमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट किया था, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन पे काम किया. एंड work out an arrangement that would enable everyone, every community, चाहे वो डच थे, चाहे वो फ्रेंच थे, या फिर 1% जर्मन था, they all will live together within the same country. The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. जो अरेंजमेंट उन्होंने किया था वो दूसरे कंट्री से बिल्कुल अलग था और नए तरीके से उन्होंने किया था, इनोवेटिव नए तरीके से किया था. Here are some of the elements of the Belgian model. और यहाँ हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने उस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया. वो नया इनोवेटिव तरीका कौन सा था जो कि बेल्जियम को दूसरे कंट्री से एकदम अलग कर रहा था. Constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. Constitution ने prescribe किया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल सीट्स रहेगा. मतलब 50% डच रहेंगे और 50% फ्रेंच रहेंगे. Some special laws required the support of majority of members from each linguistic group. कुछ special laws required हैं. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. हर linguistic group से कुछ special law की requirement है जो कि support करेगा, require the support of majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decisions unilaterally. और इस तरीके से कोई भी single community यूनिलेटरली डिसीजन नहीं ले सकता किसी भी चीज पे. ठीक है, क्योंकि दोनों को बराबर सीट है, तो कोई भी डिसीजंस अगर लेते हैं तो दोनों तरफ के मिनिस्टर्स बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, तभी वो डिसीजंस एज अ लॉ या फिर वो डिसीजंस माना जाएगा. Many powers of the central governments have been given to state government of the 2 regions of the country. और बहुत सारे पावर
सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। दो ही रीजन थे वहां पे, फ्रेंच और डच, तो दोनों ही रीजन को दे दिया था। मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और कोई भी दो गवर्नमेंट को, कोई स्टेट गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट नहीं माना गया सेंट्रल गवर्नमेंट की। मीन्स इन वो दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट अपना इंडिपेंडेंटली गवर्न करेंगे। ठीक है। Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. अब कंट्री का तो हिसाब किताब बराबर हो गया। कंट्री में दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही 50-50% है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को भी अथॉरिटी दे दी कि वो अपने अपने तरीके से अपने स्टेट्स को गवर्न करेंगे। अब ब्रुसेल की बात करते। ब्रुसेल जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, has a separate government in which both the communities have equal representation. यहाँ पर भी दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला, फ्रेंच और डच को। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. तो इन्होंने इस तरीके से क्यों डिसीजन लिया? क्योंकि उन्होंने देखा कि सेंट्रल में डच फ्रेंच कम थे, तब भी फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, तो यहाँ पे फ्रेंच ने डच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट में दिया। ठीक है। Apart from the central and the state government, there is a third tier of government. आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग क्लास 8 में, 9th में तो नहीं, 8 में आप लोग फेडरलिज्म पढ़ा था। ये सब जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन द पावर टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन द पावर टू द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द लोकल गवर्नमेंट या फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट बोले। तो ये सब क्या है? ये सब फेडरलिज्म का पार्ट है। मीन्स बेल्जियम हैज अडॉप्टेड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। उसके बाद सेंट्रल में स्टेट दोनों आधा आधा, स्टेट में भी 50-50 दोनों थे। अब 1% कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी तो चाहिए ना भाई रिकॉग्निशन। तो इसके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बना एंड हर कम्युनिटी के अलग अलग रीजन में हर कम्युनिटी अपने अपने कम्युनिटी के लिए काम करता था। ठीक है। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटीज, दैट इज डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। नो मैटर वेयर दे लिव। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ रह रहा है, वो अपने अपने कम्युनिटी को इलेक्ट करके गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। ठीक है। और they can work for their community. This government has the power regarding cultural, education and language related issue. और ये जो लोकल गवर्नमेंट या कम्युनिटी गवर्नमेंट था, इन लोगों को पावर दे दिया गया था रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। उन लोग अपने अपने कल्चर को सेफगार्ड कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं गवर्नमेंट से, और दे कैन गेट द हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट रिलेटेड एजुकेशन, रिलेटेड लैंग्वेज। ये सभी चीज मतलब central government and state government has given power to the community government so that they can work for their community regarding these subjects. ठीक है। You might find the Belgium model very complicated. तो देखा ही है कि बेल्जियम मॉडल बहुत कम, एक जगह में डच डोमिनेट कर रहा है, दूसरी जगह फ्रेंच डोमिनेट कर रहा है, और जर्मन के तो सिर्फ 1% चाहते तो इजीली वो नेग्लेक्ट हो जा सकते थे। लेकिन कितने तरीके से यहाँ पे अकोमोडेशन हुआ कि इवन 1% जर्मन को भी नेग्लेक्टेड फील नहीं हुआ, और उनको भी ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाई गई। ठीक है। You might find the Belgium model very complicated.
कॉम्प्लिकेटेड था ही. इट इंडीड वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर द पीपल लिविंग इन बेल्जियम. ऑब्वियसली ये कॉम्प्लिकेटेड बेल्जियम के लोगों के लिए भी उतने ही था. बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार. लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने अरेंजमेंट किया वो बहुत अच्छे से काम आया. और कोई वॉर नहीं हुआ. सब चीज आसानी से बिना किसी झगड़ा झंझट टेंशन के सभी चीज बहुत अच्छे से हो गया. दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ. सिविक स्ट्राइफ मतलब सिविक प्रॉब्लम. चाहते तो यहाँ पर भी आराम से सिविल वॉर हो सकता था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. Or the government worked so beautifully that इनके बीच में ऐसा कोई division, कोई tension नहीं हुआ. When many countries of Europe came together to form the European Union, और उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज यूरोप के साथ में मर्ज हुई टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन एंड they selected ब्रूसेल as its headquarter. ठीक है, ब्रूसेल को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर सिलेक्ट किया. बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज क्या हुई यूरोप के साथ मर्ज हो गई एंड दे डिसाइडेड टू हैव ब्रूसेल एज द हेडक्वार्टर. व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. हमने दोनों केसेस पढ़े, कहा दोनों डाइवर्सिटीज पढ़ा, फिर दोनों के एकोमोडेशंस पढ़े. अब इससे आपको क्या सीखने को मिली दोनों कहानी से. बोथ वर डेमोक्रेटिक, both are democracies, both are democratic country, yet they dealt with the question of power sharing differently. उन्होंने अपने जो पावर शेयरिंग था उसको डिफरेंट तरीके से सॉर्ट आउट किया. In Belgium, the leader have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and interest of different communities and region. ठीक है, बेल्जियम वहां के लीडर ने रियलाइज कर लिया कि जो हमारे डाइवर्सिटीज हैं उनको हम अपने कंट्री को यूनाइटेड तभी कर सकते हैं जब वहां के डाइवर्सिटीज को रेस्पेक्ट करेंगे और उनके फीलिंग को इम्पोर्टेंस देंगे, उनके इंटरेस्ट को ध्यान देंगे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली यूनिटी रहेगी. और ऐसा ही हुआ, उन लोगों ने ऐसे ही किया. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangement for power sharing, जिसकी वजह से वहां पर म्यूचुअली एक्सेप्ट किया उन दोनों ने. डच ने फ्रेंच को एक्सेप्ट किया, फ्रेंच ने डच को एक्सेप्ट किया और दोनों ने जर्मन को एक्सेप्ट किया, और जिसकी वजह से वहां पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए. एंड द अरेंजमेंट of power sharing was done in a very beautiful way. Sri Lanka shows us a contrasting example. इसी के एकदम उल्टा श्रीलंका का एग्जाम्पल है. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others, ये क्या शो किया श्रीलंका में कि सिंघाला 74% थे जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी फॉर्म कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया, अपने डोमिनेंस को दूसरों के ऊपर फोर्स किया, जबरदस्ती डाला. एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर, और उन्होंने अपने पावर को तमिलियंस के साथ शेयर नहीं किया. वहां तो तमिलियंस फिर भी 18% थे जबकि बेल्जियम में जर्मन सिर्फ 1% थे. फिर भी उन्होंने उन जर्मन को एलिनिएटेड फील नहीं होने दिया, उनको इम्पोर्टेंस दिया, उनके इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट किया. जबकि इसके एकदम उल्टा हुआ श्रीलंका में. और इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से वहां का यूनिटी डिस्ट्रक्ट हो गया और कंट्री डिसइंटीग्रेट हो गया. ठीक है, तो ये क्या हमने पढ़ा, यहाँ पे हमारा बेल्जियम और श्रीलंका का केस स्टडी खत्म होता है. ठीक है, तो आज का इतना काफी है. फिर कल मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल.